बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और उसका जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है वो है रीनल सिस्टम। ठीक है, रीनल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात होती है रीनल फंक्शन जो है, रीनल फंक्शन होते क्या हैं और रीनल सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलके जो है वो बनता है। ठीक है, तो रीनल सिस्टम जो है वो हमारे पास अगर हम बात करें, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास किडनी से मिलके बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर किडनी एक ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। ये पूरा जो है वो किडनी के अराउंड जो है वो रिलेट नहीं करता। इसके अंदर हमारे पास किडनी से किस तरह जो है किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और वहाँ पे क्या क्या हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और वहाँ से हमारे पास अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। मेनली हमारे पास किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से एक मेजर जो फंक्शन आ जाता है वो हमारे पास है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी से किस तरह एक्सक्रीट आउट कराते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास थ्रू यूरिन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, और भी बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं किडनी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीनल सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किडनीज। फिर हमारे पास आ जाता है दूसरा जो हमारे पास है वो है यूरेटर्स। फिर हमारे पास आ जाता है ब्लैडर। फिर है यूरेथ्रा। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो इस तरह होगा कि आपके पास दो पेयर ऑफ किडनीज होते हैं जो कि हर इंसान के पास मौजूद होते हैं, और क्या कहते हैं वो किडनीज जो है वो आपकी लेफ़्ट एंड राइट साइड के ऊपर जो है वो प्लेस होते हैं। ठीक है, अब किडनी के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास डक्ट्स होती हैं जिनको कहते हैं यूरेटर्स। ठीक है, उसके थ्रू हमारे पास जो एक स्टोरेज हमारे पास ऑर्गन है ब्लैडर, उधर आ जाता है। ठीक है, और वहाँ से फिर हमारे पास यूरिथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी चले जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लैडर, ये हमारे पास यूरेटर, और ये हमारे पास किडनीज के ऊपर जो है वो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन ग्लैंड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बहुत से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाने में, जिसमें हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग एड्रीनल ग्लैंड को नहीं पढ़ रहे, हमने सिर्फ पढ़ना है रीनल सिस्टम वो जिसके अंदर हमारे पास किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब जो भी हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन किडनीज के अंदर हुई है ना, वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, और जब तक हमें अर्ज नहीं होती, ठीक है, अर्ज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाए कि अच्छा जी आपको जो अब यूरिनेशन जो है उसकी ज़रूरत है, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज मिक्चुरेशन। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, मिक्चुरेशन इज द अर्ज टू पी, अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, जब आपका कॉन्शियसली आपको सिग्नल आता है ब्रेन में यू हैव टू पी, देयर इज़ इनफ यूरिन इन योर ब्लैडर एंड ब्लैडर कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर। ठीक है, तो आपको मिक्चुरेशन का फिनोमेना जो है वो जनरेट होता है और आपको अर्ज होती है यूरिनेट करने की। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये यूरिनरी रीनल सिस्टम जो है उसका इंट्रो था थोड़ा सा। अब हम लोग बात कर लेते हैं
किडनीज़ की, ठीक है। किडनीज़ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है ना, वो है हमारे पास नेफ्रॉन, ठीक है। अब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। किडनी की बात करें हम, किडनी में जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। वो क्या है हमारे पास? नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट नेफ्रॉन्स मिलके एक किडनी को बनाते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करते हैं तो उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलके जो है वो आपके पास ब्रेन का एक पार्ट बनाएंगे और फिर उसी तरह पूरा स्पाइनल कॉर्ड और वो भी जो है वो हमारे पास न्यूरॉन्स की हेल्प से बनता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाने में जो सबसे पहली चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। हम एक घर बनाते हैं, उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर हमने एक दीवार बनानी है, उस दीवार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ईंटों की, ठीक है। हम उन ईंटों को जो है वो अलाइन करेंगे, उनके ऊपर प्लास्टर करेंगे तो वो हमारे पास दीवार जनरेट हो जाएगी। जब तक हमारे पास वो एक स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा तो हम लोग दीवार को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट वो होता है जो कि आपके उस स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट से मुराद ये है। फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है कि जो किडनी है वो पूरा का पूरा जो है खुद काम नहीं करता, उसके अंदर जो इसके स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं बहुत ही स्मॉल लेवल के ऊपर जाके जो फंक्शन हो रहा होता है वो हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर हो रहा होता है। फिर वो नेफ्रॉन्स जो है वो अपना सारी की सारी कलेक्शन जो है वो आगे फर्दर डक्ट के अंदर डालते हैं, फिर वो वहाँ से यूरेटर्स में आता है, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म किस तरह होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो ये हमारे पास इस तरह करके ठीक है, इस तरह। अब इसकी हम लेबलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास किडनी होती है ना वो हाईली एक्सटेंसिवली ब्लड कैपिलरी से जो है वो सराउंडेड भी होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं किडनी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ, किडनी जो है हमारी बीन शेप्ड होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास कैपिलरी का डेंस नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे पास ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट करता है। जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट होते हैं वो हमारे पास किडनीज़ में आके जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, और जो हमारे पास गैशियस वेस्ट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाके वहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। जो एक्सक्रीशन में हमारे पास क्या कौन सी गैसेज आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होता है, ठीक है। जबकि हम बात कर लेते हैं सॉलिड टॉक्सिन मटेरियल्स की, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की, उनमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? यूरिक एसिड आ जाता है, क्रेटिनिन आ जाता है और इस तरह की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है। वो सारा का सारा हमारे पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज अब दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास एफरेंट ब्लड कैपिलरीज होती हैं और एक हमारे पास ईफरेंट ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट लेके आती हैं हमारे पास उनको हम लोग कहते हैं एफरेंट, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट दे के नॉर्मल क्लीन ब्लड लेके अवे फ्रॉम द किडनी जा रही होती हैं वो होती हैं हमारे पास ईफरेंट कैपिलरीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
वो मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे ब्लड से अलग होता है कि यहाँ पे हमारे पास होता है वन थिन लेयर्ड हमारे पास ये टिश्यू है जिसको हम कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो बाउमैन्स कैप्सूल है सी शेप्ड, ये हमारे पास जो है वो सारे के सारा ब्लड से वेस्ट को यहाँ पे ले लेता है और फिर उसके बाद जो है वो ब्लड को क्लीन करके अवे फ्रॉम द किडनी भेज देता है। अब वो बाउमैन कैप्सूल से वेस्ट जो है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये फिर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले जो है, जब हमारे पास असेंडिंग, इसके हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे है, एक हमारे पास असेंडिंग पाथवे है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास असेंडिंग पाथवे है, ये हमारे पास ऊपर जाके दोबारा एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, वो सारा वेस्ट जो है ये हमारे पास जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। यहाँ पे जाके वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो ड्रेन आउट कर देते हैं और ये जो है ना, ये दूसरे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी दूसरे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है। ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास ये आती हैं, फिर ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो जाके यूरेटर में ड्रेन होती हैं और फिर यूरेटर से ब्लैडर में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। इस तरह जो है वो हमारा सारा का सारा मैकेनिज्म होता है। अब नेफ्रॉन जो है वो हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगी कि कौन से एरिया में क्या चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब होती है, कहाँ पे जो है वो रीएब्जॉर्बिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्दर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाने का और इसके डिफरेंट पार्ट्स बताने का मकसद ये था कि हर पार्ट जो है वो यहाँ पे अपना अलग रोल और फंक्शन परफॉर्म करता है। कहीं पे हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, इस तरह के आयंस की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी, कहीं पे हमारे पास एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर ना चला जाए उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी। तो ये सारी जो है हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास नेफ्रॉन में होते हैं, इसलिए हम नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है ना, यूरिन बनाना, इसके अलावा और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि किडनी परफॉर्म करता है। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट पीएच ब्लड की मेंटेन रखना, वो भी किडनी का फंक्शन है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी में बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है एलिमिनेट हाँ जी, एलिमिनेट मेटाबॉलिक वेस्ट या वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कराता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या फंक्शन है, रेगुलेट ब्लड पीएच। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास तीसरा फंक्शन जो ये परफॉर्म करवाता है वो है हमारे पास रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये कैसे रेगुलेट करता है कि अगर हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो ब्लड के अंदर से निकलेगा ही नहीं और वो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो उसी के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे सर्कुलेशन के अंदर, तो हमारे पास ब्लड को ट्रैवल करने में
मसला आएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड, ब्लड जितना थिक और विस्कस होता जाएगा उसका प्रेशर जो है वो वॉल्स पे उतना ही ज़्यादा लगेगा, वॉल्स ऑफ द वेसल्स के ऊपर, ठीक है। और उसको ट्रैवल करने में भी उतना ही वक्त लगेगा और डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी। तो हमें ये वैसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं जो कि ख़ास तौर पे सॉलिड होते हैं वो बॉडी ब्लड के अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ब्लड पीएच के साथ साथ ये हमारे पास रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम्स को, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम। उसके अलावा हमारे पास जो ये नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमारे पास है कंट्रोल लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स। ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी के बहुत से नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत से आयंस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी गेट हैं, प्रोटीन गेट्स हैं, उनको ओपन या क्लोज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारे पास उनकी ओपनिंग भी डिस्टर्ब होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है उसके रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। 5 फंक्शन है मेनली जो हमारे पास किडनी परफॉर्म करती है। सबसे पहले एलिमिनेट वेस्ट एंड टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट को ये भी कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड, रेगुलेट ब्लड पीएच। ब्लड की पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, न्यूट्रल नहीं होती। न्यूट्रल हमारे पास सिर्फ पीएच वाटर की होती है, ठीक है। तो अगर वाटर की जो 7 पीएच होती है उससे ज़्यादा हमारे पास किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच हो जाए तो वो हमारे पास बेसिक या अल्कलाइन उसमें चली जाती है, और अगर उससे कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड की पीएच जो है वो मेंटेन रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर जितने भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे उसकी पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। अगर उसकी पीएच डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली बात है उनको भी अल्टीमेटली जो है वो नुकसान होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर आ जाता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ब्लड वॉल्यूम्स आ जाता है, हर बॉडी के अंदर 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास किडनी के फंक्शंस हैं। अब हम लोग जो हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नॉर्मली जो है यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं यूरिनेशन की, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मली कितना यूरिन जो है वो एक पर्सन डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फॉर्म करता है, और अगर उस यूरिन फॉर्मेशन में कोई मसला हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो एवरेज जो हमारे पास यूरिन है ना, जो कि एक पर्सन जो है वो ऑन द डेली बेसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे पास 1 से 2 लीटर पर डे है, ठीक है। 1 से 2 लीटर हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होती है अगर जो भी इंसान है उसका वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 1 to 2 लीटर एवरेज यूरिन फॉर्मेशन है, ये डिस्टर्ब किस वजह से होती है, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले आ जाता है हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। अगर आप कम पानी लेंगे तो ऑब्वियसली बात है यूरिन फॉर्मेशन कम होगी, अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, उसके अंदर वाटर लेवल को बैलेंस रखने के लिए किडनी जो है वो उसी के हिसाब से काम करता है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1 to 2 लीटर ही यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इस तरह तो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी जा सकती है आपकी बॉडी, क्योंकि आपके सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन
और वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ऑक्सीजन उन्हें ब्लड से मिलती है। अब वाटर की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है प्लाज्मा की वजह से उसकी ब्लड की थिकनेस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत सी और फैक्टर्स भी हैं जो वहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो एक्टिविटी लेवल भी आपकी जो है वो यूरिन की जो अमाउंट है उसके ऊपर रोल प्ले करती है। एक्टिविटी के फॉर एग्जांपल आप पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं लेकिन यूरिन फॉर्मेशन आपकी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वाटर जो है वो स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ किस्म की कर रहा है और वो अपना वाटर इनटेक भी ठीक रख रहा है, तो उसका बॉडी वेट जो है वो बॉडी का जो वाटर लेवल है वो यूरिन फॉर्मेशन में इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा जितना उसकी स्वेटिंग में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पानी पी रहा है वो ज़रूरी नहीं है यूरिनेशन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट हो, वो उसकी स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि यहाँ पे हमारे पास यूरिन की एवरेज फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है, उसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो आपको प्यास भी ही उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बहुत गर्म इलाके में रहते हैं और आप अपनी हाइड्रेशन ठीक नहीं रखते, पानी ठीक नहीं पी रहे, तो आपको स्वेटिंग के थ्रू तो पानी वेस्ट होगा ही होगा, एलिमिनेट होगा ही होगा, यूरिनेशन की क्वांटिटी जो है वो बहुत माइन्यूट हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर यूरिन में भी उतने ही वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए और आपकी स्वेटिंग में भी वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसी तरह सर्दियों में और फिर आपको उसी वजह से आपके थर्स्टी, आपको प्यास की फीलिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बार बार पानी भी पीते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन से बच सके। इसी तरह अगर किसी ठंडे इलाके में चले जाएँ तो आपको इतनी ज़्यादा प्यास फील नहीं होती, पूरा पूरा दिन आप बग़ैर ग्लास के पानी के ग्लास के आप जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी बॉडी का पानी होता है वही इनफ होता है, और क्योंकि ठंड है तो ठंड की वजह से आपकी स्वेटिंग भी नहीं हो रही होती, तो आपका पानी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि यूरिन की फॉर्मेशन के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट करते हैं। चौथा जो हमारे पास फैक्टर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है बॉडी वेट और बॉडी वेट एंड हेल्थ। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल है तो उसमें आप वाटर का इंटेक भी अपना एग्जैक्ट होम्योस्टेटिक मैनर के अंदर रखते होंगे। ठीक है, अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं और इस तरह ही आप लेयर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप सर्वर रेस्ट करते रहते हैं, कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है जो आउटडोर हो, तो आपकी बॉडी जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो उतनी ही कम कर देगी, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे, कोई वेस्ट प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही जो कि बॉडी से आउटसाइड जो है वो एक्सक्रीट आउट की जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एवरेज यूरिन फॉर्मेशन को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो जाए या बहुत कम यूरिन फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बहुत बिल्कुल यूरिन फॉर्मेशन हो ही ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये सारी की सारी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन आ रही है ना, उसको हम लोग कहते हैं पोलीयूरिया। अब पोलीयूरिया में जो हमारे पास वर्ड है ना पोली का वर्ड जहाँ पे भी लगेगा ना तो इसका मतलब होता है मोर, ठीक है, मोर देन 1000 जो भी है। पॉलीमरेज जैसे हमारे पास आ जाते हैं, तो पॉलीमरेज में हमारे पास ऐसे एंजाइम होंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो उनके यूनिट पार्टिकल्स अटैच हुए हुए होंगे। तो पोली का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है टू मच। ठीक है, तो अगर हमारे पास एवरेज कितना है 1 to 2 लीटर है, तो अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज पोलीयूरिया। क्या आपकी एक
एवरेज अमाउंट से ज़्यादा आपकी डेली बेसिस के ऊपर यूरिन प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। दूसरी हमारी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास लेस देन 400 मिलीलीटर पर डे जो है वो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन हो रही हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोयूरिया, ठीक है। और जो तीसरी हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एनयूरिया। मेडिकल में जिस भी वर्ड के साथ ए लग जाए ना तो उसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, कैंसल, स्टॉप, नॉट। तो एनयूरिया का मतलब होता है कि जब आपकी लेस देन 100 ml पर डे यूरिन प्रोडक्शन हो रही हो तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज एनयूरिया। और ये तीनों जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी होती है जिनको उसी वक्त फौरी तौर पे ट्रीट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना आपकी बॉडी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चली जाती है। ये सारा हमारे पास रीनल सिस्टम का हम लोगों ने ओवरव्यू आज किया है। इसके बाद हम नेफ्रॉन को डिटेल से जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।